डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन कैसे होता है पार्टिकल्स का, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, इनकी इक्वेशंस क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे और लास्ट में इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायनेमिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें कि हम स्टडी करते हैं उन बॉडीज का जो कि मोशन में है। अब यहाँ पर 2 टाइप की स्टडी हो सकती है, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ फोकस करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब पर। जिन फोर्सेस के कारण ये एक्सेलरेशन आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, उन सबको हम फोकस नहीं करते हैं। वहीं पर काइनेटिक्स में क्या होता है कि फोर्सेस को भी हम एम्फसाइज करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं मोशन के साथ में। मोशन के टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं? एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन-सा मोशन है? जहाँ पर पार्टिकल की पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है उसकी इंस्टेंटेनियसली। कर्विलिनियर मोशन होता है दूसरा, जिसमें कि कर्व्ड पाथ पे एक पार्टिकल मूव करता है। रेक्टिलिनियर मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है उनके बीच की डिस्टेंस, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर करी। एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए सी पॉइंट है। कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ गया और फिर सी पे गया। आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो वो होगी ए बी प्लस बी सी। वहीं पर आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली डिस्टेंस। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो होगी स्पीड। यानी स्पीड की हम बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें तो dx बाई dt है वो वेलोसिटी होगा। बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी ऐसे मोशन होते हैं जैसे कि कर्विलिनियर मोशन है, जहाँ पर कंटीन्यूअसली एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। तो मैं अलग-अलग पॉइंट्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ले रही हूँ तो हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट है। तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालती हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, x डिस्प्लेसमेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो ये 3 इक्वेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 इक्वेशन क्या-क्या है? u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलरेशन a एक्ट कर रहा है। और ये तभी एप्लीकेबल होंगी जब a आपका है वो कांस्टेंट है। यानी जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑब्वियसली आपकी चेंज होगी। तो क्या हुआ, एक कोई पार्टिकल था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उस पे a एक्सेलरेशन एक्ट किया t टाइम ड्यूरेशन तक, तो अब उसकी वेलोसिटी हो गई है u प्लस ए टी। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से मैं आपको अगर बताऊं तो 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा था। 2 सेकेंड्स तक उस पे एक्सेलरेशन एक्ट किया, कितना एक्ट किया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 1 सेकंड में ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा 2 मीटर पर सेकंड से, अगर ए और वी है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से एस है वो डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियली वो यू वेलोसिटी से चल रहा था, एक्सेलरेशन ए एक्ट किया टी ड्यूरेशन तक, तो जो डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन पे क्वेश्चंस हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जहाँ पे हम रिजिड बॉडी के मोशन का डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरी थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यू पे उस यू वेलोसिटी थी, बाद में जाके वी होगी। तो इस ड्यूरेशन में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसकी फर्स्ट और लास्ट पोजिशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज एस। यहाँ पर अब कर्विलिनियर मोशन की अगर हम बात करें
तो कर्व्ड पाथ जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो एक प्लेन में लाई कर रहा है तो हम इसको प्लेन कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से मोशन है, तो ये प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताऊँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप यहाँ पे हो खड़े हुए, आपने एक पत्थर ऊपर की तरफ ऐसे फेंका और ये ऐसे जाके गिरा। तो ये जो पाथ आपका हुआ, ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, ये कर्वीलिनियर मोशन होगा। कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या होते हैं मोशन के? जब हम रेक्टिलिनियर की बात करते हैं, तो मोस्टली है कि इस डायरेक्शन में जैसे वेलोसिटी है, ये एक्स डायरेक्शन में ही, तो वहाँ पे हमें कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम कर्वीलिनियर मोशन की बात करें, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे है, तो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी देखूँ, तो ये है। एक कर्व्ड पाथ पे कभी भी मोशन हो रहा है, तो हमेशा उसमें कोई ना कोई फ़ोर्स कंटीन्यूअसली एक्ट कर रहा होगा। एक्सेलरेशन है, ये क्या करता है, चेंज करता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज करता है एक्सेलरेशन। अब ये वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड में भी कर सकता है और डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे कर्व्ड पाथ की अगर बात करें, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, कंटीन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कंटीन्यूअसली एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक इस तरीके से कर्व्ड पाथ पे एक बॉडी मूव कर रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रहा होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। तो कर्व्ड पाथ पे कभी भी मोशन हो रहा है, तो हमेशा वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। अब कर्व्ड पाथ में जैसे इस तरीके से इस पाथ में मोशन हो रहा है, तो ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसके ऑब्वियसली हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट को हम वी एक्स बोलते हैं, वाई वाले को वी वाई बोलते हैं। अब इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट जो चेंज आया पोजीशन में, जो डिस्टेंस कवर करी वो dx है, तो vx हो जाएगा dx/dt। y डायरेक्शन की अगर dy है, तो vy हो जाएगा dy/dt। और v आपका आ जाएगा v स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये तो नॉर्मल इक्वेशन है जो हमने पहले भी देखी है, फोर्सेज में भी हम सेम चीज़ करते हैं। कहीं पर भी 2 वेक्टर हैं, वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल v बाई डेल टी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट वो किस रेट से हो रहा है, वो होता है एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी, आपसे पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो dx बाई dt तो आपका v आ गया, और dv बाई dt आपका एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब एक्सेलरेशन को भी हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। एक एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा ax, दूसरा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा ay। इनका ज़्यादा यूज़ प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में होगा, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। कर्वीलिनियर मोशन में जैसे हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लिए, वैसे ही अगर ये कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है उसका हम नॉर्मल डायरेक्शन में, इसके और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो at इक्वल हो जाएगा dv बाई dt, और an इक्वल होगा v स्क्वायर अपॉन r के। इसके डेरिवेशन में हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैकेनिक्स के साथ साथ ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका यूज होगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन r, r यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो पार्टिकल का पाथ है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। कैसी होगी नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि इस पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो ऐसी होगी, टेंजेंट है वो रेडियस की परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर है वो रेडियस की ही डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट इनका कैसे निकाल सकते हैं, at स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जो कि रिलेट करता है फोर्स को, मास को और एक्सेलरेशन को। मान लिया कि n नंबर ऑफ फोर्सेस एक सिस्टम पे, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, तो सिग्मा fx होगा वो इक्वल होगा m इंटू एक्स के। यानी x डायरेक्शन में हम इक्वेशन अगर लिखते हैं, तो टोटल जो फोर्सेज हैं x डायरेक्शन में, उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो सिग्मा होगा
वो इक्वल होगा m इंटू एक्स के। इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि a एक्सेलरेशन है, m मास है किसी पार्टिकल का, तो उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F इक्वल टू m होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि F फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो a होगा। अब ये F सिंगल फोर्स हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, बट बहुत सारे फोर्सेस अगर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा F इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा रिजल्टेंट ma के। नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट हम ले सकते हैं फोर्स के, उस डायरेक्शन में हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं जो होगी एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, एफ एन इज इक्वल टू एम ए एन। टी यहाँ पे टेंजेंट को डिनोट कर रहा है और एन है वो नॉर्मल को डिनोट कर रहा है। तो ये इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा एफ टी लेंगे, यानी जो भी फोर्सेज वहां पर एक्ट कर रहे हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री, उन सब का टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले लेंगे और उनका सिग्मा कर लेंगे, क्योंकि अब तो सेम ही डायरेक्शन के हो गए ना वो वेक्टर्स, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क पावर एनर्जी। इस पर भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, फोर्स एक्ट कर रहा है, उसने पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाया एक पोजीशन x1 से दूसरी पोजीशन पे ले गया x2 पे, तो इसमें जो वर्क होगा वो इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर काफी बार क्या होता है कि फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम स्मॉल एक ड्यूरेशन लेते हैं, स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल लेते हैं। और फोर्स अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट तो एफ इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। काफी बार ये भी होता है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का एफ डॉट डी एस कोस एल्फा। अब अगर सेम ही डायरेक्शन हो गई दोनों की तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 90 डिग्री पे हैं दोनों तो अल्फा की वैल्यू 90 होगी और वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एक क्लासिक एग्जांपल है कि कोई भी कहीं पर सर्कुलर मोशन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 0 होगा, क्योंकि ये सर्कल है, इसमें इस पाथ में मूवमेंट हो रही है ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट से मैं अगर इस मूवमेंट जो हो रही है पाथ है इससे अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो सेंटर से जो होगी ये परपेंडिकुलर जाएगी, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है वो फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो भी वर्क होगा वो 0 होगा। अब कहीं पर एक पोजीशन थी P1, दूसरी पोजीशन थी P2, इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है P1 से P2 पे, कोई पार्टिकल मूव हो गया है, तो उस केस में यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वर्क डन निकालने के लिए इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। ये डायग्राम आप देखिए, ये P1 है, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब पहुंच गया P2 पे। ये एक रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है जिससे इसकी डिस्टेंस है वो S1 है और इस वाले की डिस्टेंस है वो S2 है। तो यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए हम एफ कोस एल्फा ds को इंटीग्रेट कर देंगे S1 से लेके S2 तक, तो 1 से 2 के बीच में पार्टिकल को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ वो हमें मिल जाएगा। ग्राफिकली हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, अगर हम S और F कोस एल्फा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम को, एल्फा को आप 0 मान लो कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है सेमी डायरेक्शन में है, तो जो ग्राफ बनेगा एस का और एफ का, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। और कहीं पर भी ऐसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप यूनिट्स से इनको इजीली सोल्व कर सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है, चाहे हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ के क्वेश्चंस हो, कहीं पे और भी ऐसे क्वेश्चंस हो। आप ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फोर्स न्यूटन, इस आप इसका एरिया निकालोगे तो बेसिकली ये निकालोगे, ये निकालने के लिए आप ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली डायमेंशन होगी मीटर इसकी यूनिट, इस वाले डायमेंशन की होगी न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है वर्क डन, तो इस ग्राफ का एरिया डिनोट करेगा वर्क डन को। सेम चीज अप्लीकेबल स्लोप पे भी होगी, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस कि कैसे किसी ग्राफ का स्लोप है वो क्या डिनोट करता है वो आप निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए वर्क और एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इनकी क्या होगी न्यूटन मीटर होगी क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और जूल भी लिखते हैं, यानी जूल और न्यूटन मीटर दोनों ही ऐसा यूनिट है। अब एक और यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मुझे अभी तक क्वेश्चंस मिले तो नहीं है बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन होता है किसी फोर्स से, वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। क्या मैं इस पार्टिकल को ए से लेके सी तक लेके गई
तो मैं इसको सीधा लेके जाऊँ या ऐसे लेके जाऊँ? क्या वर्क डन दोनों कंडीशंस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पर मैटर करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन-सा फोर्स वहाँ पर है। कुछ फोर्स होते हैं कंज़र्वेटिव फोर्सेस। कंज़र्वेटिव फोर्सेस में होता है आपका इलास्टिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वहीं पे नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस होते हैं फ्रिक्शन। तो नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस में पाथ पे डिपेंड करता है। आप इस पार्टिकल को यहाँ से लेके या सी तक लेके गए हो, ए से लेके, तो फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क किया वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने जो वर्क किया पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। आप बोलते हो एनर्जी नहीं बची है, मतलब अब आपको कुछ कैपेसिटी नहीं है काम करने की। आपको रेस्ट चाहिए होगा, आपको फूड चाहिए होगा। वहीं पे बोलते हैं कि हाई है एनर्जी, यानी अभी आपकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है काम करने की। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। कैसे होते हैं रिलेटेड? यूनिट दोनों की सेम ही होती है। अब एनर्जी है, ये फर्दर 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये होगी mgh। h है वो डिस्टेंस है, g है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, m है वो उसका मास है। तो अगर वो यहाँ पर अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो ग्राउंड सरफेस से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क डन होता है, ये इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी में। किसी पार्टिकल पे आपने कोई वर्क किया, तो उसके कारण उसकी एनर्जी में इंक्रीज होगा। अगर आपने उस पर वर्क किया है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल p है जिसका मास m है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है F, मूव कर रहा है ये वेलोसिटी v से अलोंग ए रेक्टिलिनियर और कर्व्ड पाथ को कोई से भी हो सकते हैं। तो दोनों ही केस में मान लिया पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में v2 हो गई है, तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो आप ये निकाल सकते हो कि कितना वर्क आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल था 1 kg मास का, ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी से चल रहा था। ये अब 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड तक आपने इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया, 10 सेकंड बाद ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लग गया है। तो आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये इक्वल किसके आएगा? हाफ m1 1 स्क्वायर हाफ m 2 का स्क्वायर। इसको बोला, इस इक्वेशन को बोला जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमने देखा जैसे फोर्स एक्ट करने के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, उसी तरीके से कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको पोजीशन 1 ऑफ एलिवेशन टू दूसरी पोजीशन 2 पे ले जाया गया है, जिसका एलिवेशन y2 है। तो ऐसे में क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज नहीं होगा। ये ग्राउंड सरफेस है, पहले ये y1 हाइट पे थी, अभी आपने ले जाके इसको y2 हाइट पे रख दिया है। तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी तो इसमें थी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, लेकिन आपने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली वर्क तो किया है यहाँ पे, तो वर्क किया तो इसकी एनर्जी चेंज होगी। बट अब एनर्जी में चेंज आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और कितना चेंज आएगा? mg y1 माइनस y2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क डन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कंजर्वेटरी फोर्सेज अगर कहीं पे एक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्शन के कारण जो भी टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका कुछ एग्जांपल्स आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई बॉल आपने रखी हुई है, h हाइट पे है, तो इसमें टोटल एनर्जी है वो mgh है। आपने यहाँ से इसको हल्का सा मूवमेंट दिया हॉरिजॉन्टली, ये नीचे गिरने लगेगी। इस वाले पॉइंट पे जस्ट अर्थ सरफेस पे ये पहुंचने वाली है, उस पॉइंट पे देखोगे तो अब क्या होगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई है, क्योंकि अब h हाइट जीरो हो गई है। बट उस टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक्शन के कारण चेंज होगा बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम है, ये पावर होता है। वर्क, एनर्जी, पावर, इन सबको एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है।
और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिलेबस में हो या ना भी हो तो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है रैंडम इन टॉपिक्स के, यूनिट्स बेसिस पे पूछ लिया जाता है, इतने सिंपल-सिंपल। तो वर्क डन तो हो गया कि हाँ, ये एनर्जी है इतना, इतना वर्क कर सकते हो। लेकिन कितने टाइम में कितना कर सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कहीं पे कोई काम करना है, आपको उसके लिए मशीन लगानी है। एक छोटी मशीन है जो बहुत धीरे-धीरे काम करती है, एक बड़ी मशीन है जो कि बहुत फास्ट काम करती है। तो एनर्जी तो है, छोटी-बड़ी दोनों में इक्वल एनर्जी है, इक्वल काम कर सकती हैं, बट कितना फास्ट कर सकती हैं ये भी मैटर करता है। क्योंकि एक टास्क है कोई कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइडेड होता है कि हाँ, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पर यूनिट टाइम जितना वर्क कर सकते हैं वो होता है पावर। पावर का क्या हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर अब यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन होता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, तो जूल पर सेकंड भी इसको हम बोल सकते हैं और इसको वाट भी बोला जाता है। न्यूटन मीटर पर सेकंड, जूल पर सेकंड, वाट, ये तीनों सेम ही पावर की ही यूनिट है और तीनों ही ऐसा यूनिट है। उसके बाद यहाँ पर हॉर्स पावर में भी काफ़ी बार आपको यूनिट्स दे दी जाती हैं, तो 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल होता है 735.5 वाट के। इनिशियल जो वर्क होता था वो हॉर्सेस से होता था, तो उसके कारण ये एक अलग से यूनिट है, आपको इसका कन्वर्जन याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इसको हम बोलेंगे इम्पल्स। जैसे इधर से कोई पर्सन जा रहा था धीरे धीरे वॉक करते हुए, किसी ने पीछे से आगे उसको जोर से धक्का मारा, तो ये इम्पल्स है। क्योंकि फोर्स तो लार्ज था बट लगा वो थोड़े टाइम के लिए। कोई बॉल है यहाँ पे पड़ी थी, आपने जोर से इसको किक किया, आपने बहुत कम ड्यूरेशन के लिए इस बॉल पे फोर्स लगाया बट लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स था, तो इसको हम बोलेंगे इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है फोर्स का? लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे, तो एफ डॉट डी टी को हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका इम्पल्स। यानी फोर्स है मेरा 10 न्यूटन, 2 सेकेंड्स तक एक्ट कर रहा है, तो मेरा इम्पल्स आ जाएगा 10 इंटू 2। वहीं पर फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में फिर मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम होगा mv। ये आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम और फोर्स कैसे रिलेटेड होते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के, यानी फोर्स इक्वल होगा dmv बाई dt। आपको अगर याद रखने में दिक्कत हो या ऐसे हो कि इक्वेशन कहाँ से आई, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। m बाहर निकाला आपने, अंदर आ गया dv बाई dt, ये आता है a, तो f इज इक्वल टू ma वाली ही इक्वेशन है बेसिकली, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिख दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपने काफी बार देखा होगा, किया होगा इसको यूज। क्या होता है जब बॉल दूर से आती है, आप इसको कैच करते हो, तो ये बॉल यहाँ पे थी, ये आई दूर से, आप हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हो कैच करते टाइम। पीछे की तरफ क्यों ले जाते हो? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है? मान लिया उसका मास m था, वेलोसिटी v थी, तो इनिशियली तो ये था मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? हाथ में आते ही तो बॉल रुकेगी, वेलोसिटी 0 होगी, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0, तो चेंज इन मोमेंटम आपका mv आ गया, और t है वो टाइम ड्यूरेशन है। तो जब आप हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हो, तो मोमेंटम जो 0 हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है आप उसको बढ़ा देते हो। फॉर एग्जाम्पल एक तो 1 सेकंड में ही आपने उसका मोमेंटम 0 कर दिया, रुक गई बॉल। एक आप हाथों को थोड़ा पीछे ले गए, 3 सेकंड तक आपने उस मोमेंटम को 0 किया, बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हुई है बॉल 3 सेकंड्स में आपके हाथ के टच होने के बाद। तो अब मोमेंटम 0 हुआ 3 सेकंड में, तो टिप आप बढ़ा रहे हो बेसिकली, तो एफ घटा रहे हो, तो जो इम्पैक्ट आपके हाथों पे आ रहा है, जो चोट लग रही है, वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के, हमने देख लिया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू dmv बाई dt। अगर F 0 है यानी mv कांस्टेंट है, तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि फोर्स अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। और हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dmv बाई dt इज इक्वल टू f था,
तो dmv इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। एफ डॉट डी टी क्या था? इम्पल्स था, जो हमने अभी देखा, फोर्स इंटू ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए फोर्स एक्ट किया। तो इम्पल्स इज इक्वल टू डीएमवी। डीएमवी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमने इम्पल्स क्या होता है ये देखा, मोमेंटम क्या होता है ये देखा, मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन देखा, और मोमेंटम का इम्पल्स के साथ रिलेशन देखा। टोटल चेंज होगा मोमेंटम के पार्टिकल ड्यूरिंग ए टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये हमने समझ लिया सारा। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो एम वी होता है, एम के जी है, वी मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूनिट्स लिख सकते हो। इसको अगर ऊपर नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो के जी इंटू ए, यानी एम इंटू ए, एम इंटू ए हो गया फोर्स, तो इसको हम न्यूटन लिख देंगे और इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो ये न्यूटन सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने देख लिया कि टोटल जो भी फोर्सेस, या तो फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, नहीं कोई एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो टोटल फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम में है, उनका रिजल्टेंट है वो जीरो है। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एंगुलर मोमेंटम और इसका जो कंजर्वेशन होता है वो सब। तो वेलोसिटी होता है लीनियर मोशन की अगर हम बात करते हैं, वहीं पर एंगुलर मोमेंट की हम बात करते हैं तो ओमेगा लेते हैं हम। ओमेगा क्या है? डी थीटा बाई डी टी। एक सेकेंड में कितना रेडियन से हम रिवॉल्व हो कर रहे हैं, वो है ओमेगा। वी और ओमेगा में रिलेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन आप यूनिट से भी निकाल सकते हो। ये होता है मीटर पर सेकेंड और ये होता है पर सेकेंड, क्योंकि थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो ओमेगा इंटू आर करोगे तो वी के इक्वल आएगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है, ओमेगा है वो फॉर एग्जाम्पल 2 पाई है, 2 पाई पर सेकेंड, यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी जो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं इस तरीके से, वो किस रेट से हो रहे हैं? एक सेकेंड में 2 पाई का रिवॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ से कोई पार्टिकल इस तरीके से एक सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तभी तो 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होगा 2 पाई का। इसको मैं वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ? मैं लीनियर वेलोसिटी के टर्म में इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से लेके पूरा घूम के पार्टिकल वापस यहाँ पे आया, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, इसकी पेरीफेरी के इक्वल। और सर्किल की पेरीफेरी मुझे पता होता है कि 2 पाई आर होती है। तो ये 2 पाई आर इक्वल होगा, v इज इक्वल होगा 2 पाई आर के। 2 पाई को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से? ओमेगा के इक्वल। तो ये आ गया ओमेगा इंटू आर। तो कैसे भी करके आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि आपको इसको बार-बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े। कंसेप्ट फिर से समझ के अच्छे से एक बार इसको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। जब हम उसकी बात कर रहे थे लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम था एमवी। हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो चैप्टर था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह, सेंट्रोइड का हमने डिस्कस किया था। एरिया का मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे हमने डिस्कस करे थे। तो हमने देखा था कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट होता है जब हम एंगुलर मोमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आई एम की जगह आपका आई आएगा और वी की जगह आएगा ओमेगा। अब मैं आपसे पूछूं एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन, तो आप लिख सकते हो बिना याद किए, बिना रटे इसको। एम वी होता है लीनियर, तो एम की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो ये है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए। मास एम है, रोटेट कर रहा है वो, रेडियस आर है जो रोटेट कर रहा है उस पाथ की, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। लीनियर की हम बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो एम वी कॉन्स्टेंट रहेगा। वहीं पर यहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स है, वो हम किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो इसमें मोमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं पर टॉर्क अगर किसी पे लगाते हैं तो रोटेशन होता है। तो जब एंगुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं तो फोर्स के जो सिमिलर होगा वो होगा टॉर्क। तो ये लॉ कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि कोई फोर्स अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा,
वहीं पे अगर कोई टॉर्क एक्ट कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल आएगा आपका टॉर्क के। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से पास होता हुआ कोई फोर्स है, ये तो चलो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ से पास होता हुआ कोई फोर्स है या यहाँ से सरफेस से पास होता हुआ कोई फोर्स है, तो इस फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा? ये पार्टिकल से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस फोर्स पे, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इससे डिवाइड करेंगे फोर्स को, तो ये आपको मिलेगा टॉर्क। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क है वो स्केलर है, एनर्जी है वो स्केलर है। तो ये सारी थ्योरी आपकी कवर हो गई है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65 से लेकर 92 तक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज, तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का पूछा जाए तो आप स्केलर बोलोगे। 66 में दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी ds है उसमें का रेट ऑफ चेंज यानी ds/dt, ये होता है वेलोसिटी, तो ए होगा आंसर। यहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखा गया होता तो उस केस में यहाँ पर आंसर होता वो स्पीड होता। ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी जीरो, यानी कोई बॉडी है उस पर एन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। अगर मतलब कौन सा ऐसी कंडीशन ऑप्शंस में दिया है इनमें से कि रिजल्टेंट है वो जीरो होगा? फर्स्ट में दिया रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली टॉर्क होगा, टॉर्क होगा तो कोई फोर्स होगा। बी में दिया है वेरिएबल वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बट वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी डायरेक्शन तो वेलोसिटी की सेम है बट मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो इस केस में जरूर वहां पर एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा? मूव अलोंग ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है तो वहां पर हमेशा जरूर जरूर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। इवन आपको ये बोला जाए कि कर्व्ड पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो भी वहां पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डज नॉट मूव एट ऑल, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ में लिखा गया होता कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो भी वो आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि एक पार्टिकल है उसके मोशन को डिस्क्राइब किया गया है इस इक्वेशन से, x मीटर में है, t सेकंड में है, तो पूछा गया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बीच का। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है बट आंसर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, तो आपको करेक्शन करना होगा क्वेश्चन में। इक्वेशन भी यहाँ पर आपको दी है, वो x दिया है तो x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 30, तो x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x की पोजीशन होगी 30, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे x जो होगा ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 प्लस 30 यानी अगेन 30 है, तो फर्स्ट और लास्ट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दोनों पे ही सेम पोजीशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस का ट्रेवल की हो उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पे था वो यहाँ गया और वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 होगी, जो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन सेम है, बट डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो 0 नहीं हो गई। अगर ये वाई है तो यहाँ से जाके यहाँ मतलब ए से बी तक जाके वापस ए पे आने में डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 2y होगी, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो ए आ गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि वर्क में बी डिफाइंड एज, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस भी, तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 70 में दिया है कि एनर्जी में बी डिफाइंड एज, तो एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। 71 में दिया है पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क अपॉन टाइम, ये होगा पावर, बी आएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क, तो प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल से यहाँ पे इसका पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस है बट आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए वर्क की। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, दोनों ही ऐसा यूनिट है, ऑप्शन में देखा जाए तो बी करेक्ट होगा। सीजीएस में देखा जाए तो न्यूटन का सीजीएस में होता है डाइन,
और मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि इम्पल्स की यूनिट क्या होगी। तो इम्पल्स क्या था, एफ डॉट डी टी। एफ होता है न्यूटन इंटू टाइम सेकेंड। न्यूटन नहीं दिया है यहाँ ऑप्शंस में, केजी में ऑप्शंस दिए हैं, तो न्यूटन को चेंज करना होगा। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, एम होता है केजी। ये न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन इक्वल होता है केजी इंटू ए, ए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी लिख देते हैं इसको। तो न्यूटन को अगर हम रिप्लेस करें केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो ऑप्शन सेम ही दे दिए क्या इन्होंने, तो फिर दोनों ही होंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। क्योंकि टॉर्क अगर एक्ट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा। बी है यहाँ पर आंसर। टॉर्क होता है फोर्स इंटू जो पार्टिकल है उसके और फोर्स है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो काफी बार ये भी होता है कि फोर्स प्रेजेंट है लेकिन टॉर्क जीरो है, कि फोर्स लग तो रहा है बट फोर्स पार्टिकल के सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर से पास होगा तो क्या होगा, कोई रोटेशन ही नहीं होगा, टॉर्क जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि एंगुलर डिस्टेंस, इस इक्वेशन से अगर हम डिनोट करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो ओमेगा तो होता है डी थीटा बाई डी टी, तो पहले तो आप ओमेगा निकाल लीजिए, 6t स्क्वायर माइनस 6t। अब अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, 12t माइनस 6t, 6t नहीं 6 ही आएगा, 6t का डिफरेंशिएशन 6 आएगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपसे पूछा है तो t इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, माइनस 6 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड नहीं सॉरी अल्फा है ना, तो 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि एक सर्कुलर डिस्क है जो कि रोटेट हो रही है n आरपीएम से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम मास एंड रेडियस एज द डिस्क टू हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। यानी यहाँ पे तो डिस्क है, सेम मास की अगर आपके पास एक रिंग हो, रिंग ऐसे होगी, दोनों का मास सेम है, ये सर्कुलर डिस्क है और ये है, ये रिंग है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो सेम एंगुलर मोमेंटम के लिए जो दूसरी वाली रिंग वाला केस है, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आरपीएम में जो इसका एन दिया गया है सर्कुलर डिस्क के लिए, तो रिंग के लिए वो कितना होगा। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई होगा, सर्कुलर के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई टू और रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर। तो आप इक्वेट कर दीजिए, आई वन डिस्क, आई डी ओमेगा डी, आई रिंग ओमेगा रिंग। आई डी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा डी क्या है आपका। अब यहाँ पे ओमेगा डी तो होता है रेडियन पर सेकंड में, बट ओमेगा की जगह आपको ये एन दिया गया है, तो ये आगे भी जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि आरपीएम में आपको कुछ दिया गया है तो उसको आप ओमेगा की टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा होता है आपका डी थीटा बाई डी टी, यानी पर सेकंड में कितना एंगुलर मोमेंट हुआ, और आरपीएम क्या डिनोट करता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एन आरपीएम है, यानी एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, एन रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितना रोटेशन होगा, यहां से लेके कोई इस तरीके से एक रोटेशन पूरा हुआ है तो 2 पाई का रोटेशन होगा। एन रिवॉल्यूशन में कितना रोटेशन होगा, एन इंटू 2 पाई। ये तो हो रहा है एक मिनट में, लेकिन हमें ओमेगा चाहिए रेडियन पर सेकंड में, तो हम इसको 1 मिनट यानी 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो ओमेगा और आरपीएम में ये रिलेशन होता है 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पर तो वैसे 2 पाई एन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डी है, ये क्या होगा 2 पाई एन डी, डिस्क का आरपीएम डिवाइडेड बाई 60। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इक्वेशन में आएगा तो 2 पाई वाली टर्म, 2 पाई बाई 60 वाली टर्म में नहीं लिख रही हूँ,
इज इक्वल टू एन डी, एन डी है आपका डिस्क का एन, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू, ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एम आर स्क्वायर इंटू एन आर जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ से एन आर आपके पास क्या आ गया, एन आर इज इक्वल टू एन बाई टू। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया ऑप्शन बी। तो दो डिफरेंट बॉडी है, उनका अगर आपको मोमेंट ये फॉर्मूला पता है आई का, जो कि आपको होना चाहिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने एक आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स का, उसमें कवर किया हुआ है। तो ये आपको पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक्स है वो ये इक्वेशन से डिनोट किया जा रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग द मोशन। तो सबसे पहले से तो एक्स की इक्वेशन आपको दी है 6t² माइनस टी क्यूब। तो यहाँ से आपका dx बाई डी टी आ जाएगा 12t माइनस 3t²। इससे फिर v आ जाएगा d2x अपॉन dt², 12 माइनस 6t। ये वेलोसिटी आ गई, ये और ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे dx बाई dt वेलोसिटी आया था, ये आया था एक्सेलरेशन। अब कोई भी फंक्शन है वो जहाँ पे मैक्सिमम और उसका मिनिमा होगा वहां पर उसका वैल्यू उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यानी जहाँ पे भी मैक्सिमम है वहां पे dv बाई dt क्या है a, जो कि इक्वल है d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा। यानी इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये निकालने के लिए। तो यहाँ से t आ रहा है 2 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है 12t माइनस 3t²। तो इस पे आप t की वैल्यू रख दीजिए, इंटू टी माइनस 3 इंटू 4, तो 24 माइनस 12 यानी 12 मीटर पर सेकेंड, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि फ्लाई व्हील है, एक फ्लाई व्हील क्या है, रोटेट होता हुआ इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg पर मीटर स्क्वायर है। टेंजेंशियल फोर्स दिया गया है 2 मीटर फ्रॉम एक्सिस, ये एक्ट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज होगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको वो प्रिंसिपल लगाना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो मान लिया कि इसका एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियली इसका एंगुलर वेलोसिटी हमें जस्ट चेंज निकालना है। ओके, मान लिया इनिशियल ओमेगा 1 था, अभी हो गया है ओमेगा 2। तो आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। यहाँ पर आई आपको दे दिया है, टी दे दिया है कि 3 सेकेंड्स के लिए आपने ये फोर्स लगाया है। फोर्स टेंजेंशियली है और 2 मीटर पे है, ये कोई व्हील है तो इसके टेंजेंशियल यानी इस डायरेक्शन में फोर्स है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो टॉर्क आपका आ जाएगा, टॉर्क आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 5 इंटू 3, तो ये तो टॉर्क आ गया। टी आपका दिया गया 3 सेकेंड, आई की भी वैल्यू दे दी है तो आप इसमें लिख दीजिए सिंपली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू टॉर्क होगा 5 इंटू 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 1.5 आ गया, 3/2 बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि एक डिस्क है जिसका मास 4 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ये रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से कि इसका सेंटर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, कहीं भी रोटेशनल रोलिंग का मोशन हो रहा है तो वहां पर रोटेशन भी हो रहा है और लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है। प्योर रोटेशन होगा क्या होगा, जैसे कि ये कोई फ्लाई व्हील है, ये कोई सर्कुलर बॉडी है जो अपनी जगह घूम रही है। इसका एग्जांपल देता हूँ, फैन को देख सकते हो कि फैन की वो सेंटर को देखिए, उस सेंटर के अबाउट बॉडी घूम रही है, पूरा उसका जो नीचे विंग्स लगे होते हैं उनके बीच का जो सर्कल होता है वो घूम रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है, कोई लीनियर मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें। वहीं पर जब हम लीनियर मूवमेंट की बात करते हैं कि कोई बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पहुंच गई, तो प्योर लीनियर मूवमेंट है, तो यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो रोलिंग है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है, बॉडी रोटेट भी हो रही है खुद की सेंट्रल एक्सिस के अबाउट और आगे भी मूव कर रही है।
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक रोटेशन के कारण, एक लीनियर मोमेंट के कारण। तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, आई ओमेगा स्क्वायर, ये किसके कारण, रोटेशन के कारण, हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके कारण, लीनियर मोमेंट हो रहा है उसके कारण। अब एम का की जगह हमने आई रखा, रोटेशन की बात कर रहे हैं तो, और वी की जगह हम रखेंगे ओमेगा। तो हाफ इंटू आई की वैल्यू आपको दी गई है, आई है 3, ओमेगा यहाँ पर आपको दिया होगा, नहीं तो आप ये स्पीड दिया इससे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वी ओमेगा, वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा आपका है, ओमेगा आपका हो जाएगा वी बाई आर, वी है 5 और आर की वैल्यू है 0.5, तो ओमेगा आ गया 10, तो 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1/2, मास कितना है 4 kg, वी कितना है 5, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये आपका आ गया 150, तो ये आ गया रोटेशनल वाला, और ये 2 है, ये 25 और 2 50, और ये 200 आ जाएगा, 200 जूल, जो कि चेंज हुआ है, जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन है वो F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी न्यूटन इक्वल होगा केजी इंटू ए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है आपको, तो 1 केजी इक्वल होगा 10⁻³ ग्राम के, 1000 ग्राम के, 1 मीटर इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर के, सेकंड का कुछ कन्वर्जन होगा नहीं, तो 1 न्यूटन आपका इक्वल आ गया 10⁵ डाइन, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया सीजीएस में। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि y फोर्स है, x वेलोसिटी है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। तो कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन हो वहां पर आप जस्ट यूनिट्स लिख दीजिए, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होगी, एम ए, तो m1 l1 t-2, नीचे आ रहा है dx स्क्वायर, x है वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है l1 t-1, तो इसका आपको कर देना है स्क्वायर। जैसे a निकालते हो ना आप, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर करते हो, यानी x को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो टाइम आया नीचे, फिर से किया तो फिर से टाइम आया, तो वैसे ही यहाँ पर नीचे वाला है इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो अब ये आएगा m1 l-1 और t0, m1 l-1 t0 भी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि जूल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। तो जूल है ये वर्क की एनर्जी की यूनिट है, और ये इक्वल होगा न्यूटन मीटर के, ऐसा यूनिट है ये। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायमेंशंस क्या होगी। तो डायमेंशंस तो सेम होगी चाहे कोई सा भी फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, ग्रेविटेशनल हो, फ्रिक्शनल हो। तो फोर्स की डायमेंशन होती है F इंटू ए होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो m1 ए का होगा l1 t-2। ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आती है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार बस। तो यहाँ पर सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिए है कि फोर्स और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है। तो फोर्स की है न्यूटन ऐसा यूनिट, एनर्जी की है जूल, और वाट होती है, ये होती है पावर की, तो सी आंसर हो गया। 85 में दिया है कि पावर की डायमेंशंस क्या है। तो पावर एनर्जी वर्क डन होता है न्यूटन मीटर, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है वो होता है आपका जो पावर होता है वो जो पूछा है क्वेश्चन में, तो दिस डिवाइडेड बाय टाइम। तो न्यूटन का हमें पता है एम ए होता है m1 l1 t-2, मीटर होगा का एल हो जाएगा, टाइम नीचे आ रहा है तो टी हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया m1 l2 t-3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो माइनस एक और ऐड हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया कि इम्पल्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इम्पल्स होता है एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, यानी टाइम और फोर्स के बीच में ग्राफ जो है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फोर्स टाइम डायग्राम को, तो हमें मिलेगा, इसका मतलब ये ऐसा ग्राफ है, तो इसके नीचे का ये जो एरिया होगा ये डिनोट करेगा इम्पल्स को, बी होगा आंसर। अब यहाँ पर आप यूनिट से कर सकते हो ये चीज कि इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होती है, तो फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा, तो इसका एरिया लोगे तो फोर्स इंटू टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में दिए है कि एन आरपीएम है उसको एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
तो एन आरपीएम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। एन आरपीएम यानी एन रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये 1 मिनट में एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूरे कर रहा है। अगर ये एक रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करता है, तो उसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा। एन रिवॉल्यूशंस में एंगुलर मोमेंट कितना होगा, 2 पाई इंटू एन होगा। हमें पूछा है रेडियन पर सेकंड में, 2 पाई एन रिवॉल्यूशंस कर रहा है 1 मिनट में, 60 सेकंड में। तो इसको हम 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड का एंगुलर मोमेंट निकालने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 60 सेकंड्स का एंगुलर मोमेंट है। तो 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये m इंटू वी होता है, v वेक्टर होता है। टॉर्क है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर वेक्टर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ये, तो इसकी डायरेक्शन होगी। इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी है, उसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टूडेंट्स गलत करते हैं। जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, वो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा। यहाँ पे आपसे रोटेशनल इनर्शिया पूछा गया है, यानी यहाँ पर आप सेकेंड मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास है वो लिखोगे, और उसकी यूनिट होगी mr स्क्वायर यानी केजी, या फिर सीजीएस में तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाता तो ए आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि एक फ्लाई व्हील की स्पीड इंक्रीज की गई है 10 आरपीएम से 20 आरपीएम में 10 सेकंड में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 10 आरपीएम से है तो वेलोसिटी होगी 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60। ओमेगा 2 होगा 2 पाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60। एल्फा होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो या डेल्टा टी लिख सकते हो इसको आप। तो 10 सेकंड में 10 से 20 आरपीएम पहुंचा है, तो चेंज क्या होगा, W1 माइनस ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होगा, 2 पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2 पाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60, दिस होल डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर अब ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, तो ये आया पाई बाई 3 माइनस यहाँ पर ये 3 आ गया, ये 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर पाई बाई 3 इंटू 10 यानी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, 80 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिए है कि एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ग्राफ अगर आपके पास है v और t के बीच का, v और t के बीच का ये कोई ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा ये थीटा। थीटा किसके इक्वल होगा, dv बाई dt, और यही एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। या फिर ऐसे भी मैं देखूं यूनिट्स की फॉर्म में, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यही होगा इसके ग्राफ का स्लोप, y अपॉन एक्स। ये मेरा आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व है वो आपको देखा, लेंथ नहीं सॉरी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व आपको देगा ये जो एक्सेलरेशन है वो। क्वेश्चन नंबर 92 है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिए है कि मीटर पर सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जा रही है, तो 3 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लीजिए, dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो a निकालने के लिए t की वैल्यू 3 लिख दीजिए, इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो ये 9 30 27 और ये 6 गया इसमें से, तो 21 बच रहा है 21, तो 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी आ जाएगा आपका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।